अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। एचएन न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। पहले आप सबकी खिदमत में आदाब। आज के जलसे में डायस पर बैठे सभी बुजुर्ग और सभी इनवाइटीज, सबीर अली साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है। जब मैं डीआईजी निज़ामाबाद 2005, 6, 7, 3 साल था वहाँ। दोस्तों, उर्दू जर्नलिज़म की जब बात होती है तो इसमें दो चीज़ है, एक उर्दू और दूसरा जर्नलिज़म। उर्दू के बारे में तो शायद जितनी भी बात की जाए वो कम है। उर्दू ज़ुबान में जो मोहब्बत है और जो ताकत है वो शायद बहुत कम ज़ुबान में है। और आज हम जहां खड़े हैं तो जो तेलंगाना का सूबा बना बहमनी सुल्तान के बाद, जब कुली कुतुब शाह ने एक नया सल्तनत बनाया, कुतुब शाही, उस समय बहुत फारसी शहजादे भी थे उनके समय, और उन्होंने बाहर से दूसरे देशों से जैसे तुर्की, ईरान, फारस, सभी जगह से लोग आए और यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज तेलुगु, हिंदी, संस्कृत सबसे मिलकर एक लैंग्वेज बना उर्दू। तो इसकी जो मिठास है इसमें आपको हर जगह का टेस्ट मिलेगा, हर जगह की खुशबू मिलेगी। और आज की तारीख में जब मैं जर्नलिज्म का बात करता हूं और जब दोनों को मिलाकर उर्दू जर्नलिज्म का बात करता हूं तो सबसे अहम बात मैं यह समझता हूं कि जो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, और इस चैलेंज से आपको सही तरीके से लड़ना है और आगे बढ़ना है। वो चैलेंज है टेक्नोलॉजी का। ये टेक्नोलॉजी के कारण आज जर्नलिज्म सोशल मीडिया के सामने थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती है, और इसलिए इस चीज को आप कैसे लड़कर आगे आएंगे ये सोचना है। और खास करके जो बड़े मैनेजमेंट ग्रुप हैं मीडिया के, उनके लिए ये और भी अहम बात है। ये कोई जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ चीज नहीं है। बदलते वक्त में हर जगह चीजें बदल रही हैं। आप क्रिकेट में देखिए, पहले 5 डेज मैच में 50,000 लोग जाकर देखते थे मैच। उसके बाद जमाना आया 50 ओवर्स का, 1 डे इंटरनेशनल का, और अब आ गया 2020। और सुनने में आया है कि दुबई में अब 10-10 भी शुरू होने वाला है। तो वही चीज जर्नलिज्म और मीडिया में भी है। अब 24 घंटे वेट करके अगले दिन का अखबार के लिए किसी को उतना सब्र नहीं है। सोशल मीडिया में 2-2 मिनट पे नई खबर आती है। वो सही है या झूठ है वो बात की बात है, लेकिन हर 10 मिनट में खबर जरूर आती है। तो उसको आप एक अपने प्लेटफॉर्म पर एक नए तरीके से कैसे उसको पेश करें, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और अगर आप इसको कहें तो सेलफोन मीडिया, ये तीनों को एक साथ चलने की जरूरत है।
और कोई भी बड़ा ग्रुप हो, आपको एक दूसरे से राइवलरी से ज्यादा उनसे मदद लेने की जरूरत है। आज जर्नलिज्म की जब बात होती है, जर्नलिज्म में प्रोफेशनलिज्म बहुत ऊंचे दर्जे का है और वो किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में क्यों ना हो, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, तेलुगु में हो, उर्दू में हो, सभी अखबारों में बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं। सभी का सेंटर पेज, सभी का एडिटोरियल वाकई बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप तेलुगु के एडिटर हैं या अगर आप उर्दू के एडिटर हैं, तो क्या आप अपने रीडर को 2 घंटे के अंदर आज तेलुगु पेपर के सेंटर पेज में क्या क्या सब्जेक्ट आया उसको आप ट्रांसलेट करके आप दे सकते हैं क्या अपने रीडर को? अगर आप दे सकते हैं तो आप टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज कर रहे हैं। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपको ट्रांसलेशन खरीदना, किसी को बुलाना होगा और 50,000 रुपए का सैलरी देना होगा, कुछ नहीं। गूगल में ये फैसिलिटी है, गूगल ट्रांसलेट में ये फैसिलिटी है कि किसी भी लैंग्वेज के स्क्रिप्ट को 2 मिनट के अंदर ट्रांसलेट कर सके। तो अब ये जो लैंग्वेज का जो एक बैरियर है, वो बैरियर नहीं रहा। अगर आज ईनाडू में कोई अच्छा आर्टिकल निकला है और आप उर्दू के अखबार के एडिटर हैं, लेकिन आपको लगा कि ये इसकी बड़ी अच्छी लिखावट है, मैं अपने रीडर को भी इसको देना चाहता हूं, आप 2 मिनट में ट्रांसलेट करके आप उसको दे सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है कि इससे किसी एक वाकया के ऊपर अलग अलग कितने नजरिए हैं उसका भी एहसास होता है। और आपके रीडर को यह पूरा हक है ये जानने का कि आप जो ये एक नजरिया पेश कर रहे हैं, क्या इस वाक्य के ऊपर कोई दूसरा नजरिया भी है क्या? अब इस टेक्नोलॉजी के एज में कोई भी न्यूज लोकल न्यूज नहीं रहता है। ये जो लोग कहते हैं ये तो लोकल न्यूज है, नहीं, अगर वो सही न्यूज है तो वो नेशनल न्यूज है। और यहां हैदराबाद में अगर कुछ अच्छी चीज हो रही है तो दिल्ली में भी लोग जानने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे। इसीलिए लैंग्वेज का बैरियर अब बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। और सही मायने में टेक्नोलॉजी का यूज वही है कि हम कितनी जल्दी से जल्दी अपने रीडर को वो हर कुछ दे सकते हैं जो अवेलेबल है उस प्लेटफॉर्म पे, जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म पे, केवल उर्दू जर्नलिज्म के प्लेटफॉर्म पे नहीं, पूरे प्लेटफॉर्म पे। दूसरी बात उसे भी मैं समझता हूं कि शायद चैलेंज ही है आपके लिए, और मुझे इजाजत दीजिए कहने का कि हर फील्ड में अब जितनी पैसों की ताकत बढ़ती जा रही है, चाहे वो कोई फील्ड हो, तो जो पैसों की ताकत बढ़ती जा रही है तो उससे ऊपर उठकर कहां तक काम किया जा सकता है, यह भी एक बहुत बड़ी चैलेंज है। आज की तारीख में चाहे वो बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी चैनल हो या नेशनल चैनल हो या नेशनल अखबार हो या लोकल यहां के अखबार हो, सबके ऊपर कुछ न कुछ स्टैंप लगता है, ये उनका, ये उनका, ये उनका, ये उनका। क्या हम उससे ऊपर उठ सकते हैं? कहां तक वो संभव है? और अगर पॉसिबल है तो क्या हम रीडर्स को, जिसे कहते हैं एक ऑब्जेक्टिविटी, वो ऑब्जेक्टिविटी दे सकते हैं क्या? आज किसे वक्त है कि किसी एक वाक्या के बारे में 4 अखबार पढ़े और 2 घंटा लगाए? उतना वक्त नहीं है। तो आपसे भी उम्मीद करेगा कि आप ऑल्टरनेट व्यूज भी लिखें कि हमारा सोचना यह है, हमारी समझ यह है,
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी इसको समझ रहे हैं। दोनों एस्पेक्ट रहे उसमें। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आज आप और हम यहां खड़े हैं, बैठे हैं, हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि हम एक ऐसे देश के सिटीजन हैं जहां 70 साल से डेमोक्रेसी का पर्चा बुलंद है। आज अगर आप जापान, कोरिया से लेकर इधर अटलांटिक ओशन तक देखें तो शायद ही कोई देश होगा जहां सही माने में डेमोक्रेसी 70 साल से बरकरार है। वो हिंदुस्तान है। तो इस हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि यहां हर व्यूज, हर ओपिनियन को ऊपर रखने का मौका सबको मिलना चाहिए और वो जिम्मेवारी आपकी है। चाहे वो कोई फिलॉसफी हो, चाहे वो कोई रिलीजन के बारे में बात हो, चाहे वो किसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में बात हो, ये सब चीज को पब्लिक के सामने सही मायने में रखना आपका काम है। लेकिन सबके सामने रखने में इस बात का जरूर जहन में रहे हमेशा कि सही तरीके से हो, जिसको कहते हैं इन गुड टेस्ट, जिसमें लोगों को बुरा लगे लेकिन अंदर से तकलीफ ना हो। इसका मतलब यह कि अब जैसे अगर पॉलिटिकल राइवलरी हो, हमारे बगल में पॉलिटिकल लीडर साहब लोग बैठे हुए हैं, तो अगर पॉलिटिकल राइवलरी भी हो या किसी दूसरे ग्रुप की बात करें तो अगर राइवलरी को अगर कुछ लोग दुश्मनी देख रहे हैं तो मान लीजिए कुछ समय के लिए दुश्मनी भी हो, तो इतना ज्यादा न हो जाए कि अगर कल आप हम दोस्त हो तो शर्मिंदा होना पड़े। ये जिम्मेवारी भी आपकी है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, वो भी हम लोग सबकी जिम्मेवारी है कि जो नई नस्ल हमारे सामने आ रही है, इस नई नस्ल को और उनके सोचने के तरीके को किस तरीके से मोल्ड किया जाए, एक सही रास्ते में रखा जाए, ये भी आपका काम है। कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन जाती है और कभी कभी कोई बहुत बड़ा हादसा भी सही तरीके से अगर आप उसको बताएं तो वो कोई ट्रेजेडी नहीं बनता है, उसको चेक किया जा सकता है। किसी भी हालात में एक पॉजिटिव थिंकिंग ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज जिस समय तेलंगाना स्टेट बना 2014 में 9 या 10 डिस्ट्रिक्ट थे यहां और 9 डिस्ट्रिक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी दिया गया था, दर्जा दिया गया था। और आज पर कैपिटा इनकम में गुजरात, महाराष्ट्र से आगे है तेलंगाना। तो हर चीज में अच्छाई देखी जा सकती है और आज इतना ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन अब इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से compete कर रहा है, अब एक शहर दूसरे शहर से कंपटीशन में है। अब हैदराबाद का कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन से है। इंडिया का कंपटीशन बड़े बड़े देशों से है, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, हर सबसे। तो ऐसे माहौल में हम लोग छोटी छोटी चीज को लेके आपस में उलझ नहीं सकते हैं। वी कैनॉट अफोर्ड दैट। देश के लिए सोचकर, अपने
आने वाले नस्ल को ये बताना है कि आपके इंडिविजुअल नीड्स, आपके फैमिली की जो जरूरत है, आपकी व्यक्तिगत जरूरत है, उससे ज्यादा जरूरी है आपके स्टेट और आपके कंट्री की क्या जरूरत है। और इसलिए कभी कभी इंडिविजुअल सैक्रिफाइस, अपने खुशियों का सैक्रिफाइस, अपनी उम्मीदों का सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हो सकता है कि किसी एक बैच में, अगर कोई 12th का बैच है किसी स्कूल का, तो हो सकता है उसमें 100 बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ना चाहें, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी है उतनी, लेकिन शायद सोसाइटी के लिए उतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद जब वो इंजीनियरिंग पास करेंगे तो मार्केट में उतना जॉब नहीं रहेगा इंजीनियरिंग का। तो इसलिए उन बच्चों को अपना इंडिविजुअल जो चॉइस है उसको दरकिनार करके हो सकता है कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पड़े। इसी तरीके से हो सकता है कंपनी की बात हो, तो कुछ कंपनी चाहती है कि हम एक पर्टिकुलर लाइन में जाना चाहें, लेकिन उस लाइन में जितनी कंपटीशन है, आपको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके 50% कम मेहनत में शायद आप दूसरी लाइन में जाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सब चीज रहबर आप हैं। जर्नलिस्ट से सबसे बड़ा अपील है कि आपको ये सब चीज की समझ होनी चाहिए, और इसीलिए हर जर्नलिस्ट को एक जिसे कहते हैं डोमेन नॉलेज। आप अगर इरिगेशन पे आप कुछ लिख रहे हैं तो आपको इरिगेशन पे कम से कम 10,000 पेज आपको आपके जहन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, तब आप कंपेयर करेंगे कि क्या है। अगर आप एग्रीकल्चर पे लिख रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको उसके बारे में उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, केरला में क्या हुआ, अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, जिसमें कि आप जो भी अपने रीडर को बता रहे हैं वो उसका समरी उसको बहुत अच्छा लगे। अगर आप क्राइम के बारे में लिख रहे हैं तो क्राइम के बारे में भी किस तरीके से लिखें। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां क्राइम 0 हो सकता है ही नहीं। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी रहेगी, जहां अच्छे लोग हैं वहां क्रिमिनल भी रहेंगे, जहां क्रिमिनल रहेंगे वहां क्राइम भी होगा। लेकिन उसको किस तरीके से बताएं, किस तरीके से प्रोजेक्ट करें, जिसमें कि किसी को डीमोटिवेट करने का गोल नहीं रहे। अगर किसी को डीमोटिवेट करना है तो आपको और हमको मिलके क्रिमिनल को डीमोटिवेट करना है, पुलिस ऑफिसर को डीमोटिवेट नहीं करना है। तो आज ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कहा जाता है प्रेस को कि द 5th पिलर ऑफ द स्टेट, तो आज की तारीख में आपके ऊपर हमारे देश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। और खास करके जो नए जर्नलिस्ट, नए रिपोर्टर्स जो आ रहे हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि खाली वक्त में बहुत पढ़ें। आप लोग लकी हैं कि आपके सामने पूरा इंटरनेट आपके हाथ में है। जिस सब्जेक्ट पर भी आप चाहें, आप सब कुछ आपके पास है। आप पढ़िए, अपने आप को एनरिच करिए। आपकी अमीरी आपकी तनख्वाह से नहीं दिखती है, आपकी अमीरी आपकी लिखावट से दिखनी चाहिए। और जो सीनियर यहां हैं, मैनेजमेंट के लोग, एडिटर्स, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि आपका काम है हाथ पकड़ के नए राइटर्स को एनकरेज करना। मैं बहुत देखता हूं नए जो रिपोर्टर्स आते हैं, उनके अंदर जितना जोश रहता है, उनके अंदर जितनी खुशी रहती है कि हाँ मैं कुछ लिखूं, उनको सपोर्ट चाहिए आपका। पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से जहां तक भी होता है हम लोग जरूर मदद करते हैं, और हमारे डिपार्टमेंट में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल पे पीआरओ हैं, और जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो तुरंत जल्दी से जल्दी शेयर करते हैं। एक और चीज़ मैं ख़त्म करने के पहले कहना चाहता हूं
कि पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बार प्रेशर होता है कि सर आप ये बताइए वो बताइए, लेकिन कुछ एक वक्त इन्वेस्टिगेशन जब शुरू में चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन की बारीकियत को बताना ठीक नहीं होता है। वो उसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि अगर वो क्राइम अभी पूरे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है और इनिशियल लीड्स हैं, वो लीड बहुत तरह के लीड हो सकते हैं। अगर 10 लीड है तो एक लीड सही होगा, 9 लीड उसके गलत होंगे। लेकिन वो 10 लीड अगर आपको हम बता दें अभी, तो हम क्रिमिनल को अलर्ट कर रहे हैं कि कैसे तुम बचो, कैसे तुम भागो। तो पहले जितना कम समय में, जितने कम रिसोर्स में हम लोग उसको पकड़ सकते थे, वो ज्यादा लगेगा। और आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज है रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। अगर किसी एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में मैं 5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, 5 लाख रुपए खर्च मतलब हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को सैलरी मिलता है। अगर वो गाड़ी में गया कहीं दूसरा स्टेट तो पेट्रोल भरना पड़ता है, वहां कहीं रहेगा तो होटल में उसको खर्च करना पड़ता है। तो ये सब चीज भी बचाना आपका और हमारा काम है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप में और हम में फर्क कोई नहीं है। आप भी पुलिसमैन हैं, हम भी पुलिसमैन हैं। फर्क है कि हम खाकी पहनते हैं, आप सिविल ड्रेस में हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और एक बार फिर मैं तहे दिल से आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आज के इस अच्छे मौके पे सभी को पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बहुत मैं आपको हार्टी कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं सब देना चाहता हूं। हर चीज़ में हमारे हैदराबाद शहर और तेलंगाना का अच्छा नाम है, जर्नलिज्म में भी बहुत अच्छा नाम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप में से नेशनल लेवल पे और अच्छे से अच्छे लोग आएं, और हम आपके साथ हैं। हमारे तरफ से जो भी मदद आपको मिलना चाहिए मैं ज़रूर करूंगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी कुमार साहब।